नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जैसे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को शिक्षा और संस्कार दिए, उसी तरह बच्चों को शिक्षा और संस्कार आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाने चाहिए। विधानसभा सभा कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को उनके नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रशासन को सबसे निचले पायदान पर काम करने वाली बहनों की विधानसभा जैसी उच्च संस्था में नियुक्ति पत्र देने का अवसर मिला और ये एक नया इतिहास है। ये चयन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में संकल्पित होना का काम करें और उन्होंने ये भी बताया कि चयनित कार्यकर्ताओं और सहायकों का उनके मानदेय के रूप में प्रतिमाह लगभग 14 करोड़ रुपए का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की, जिसमें हेमंत खंडेवाल भी उपस्थित रहे और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार के पिछले 2 सालों की ब्यौरा साझा किया और उस दौरान कई प्रमुख उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा बैठक में संगठन कोई मजबूती और उसके सुधार की तरीकों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आगामी 3 सालों के लिए सरकार और संगठन की गतिविधियों का रोड मैप तैयार करने के सुझाव भी दिए। विधायक दल की बैठक रही है और जो विधानसभा में भी जिस तरह से कार्रवाई रही उसी पर चर्चा करी है, कोई विशेष बात नहीं। यह शानदार कार्यकाल रहा उनका और 2 साल में मध्य प्रदेश ने काफी उपलब्धियां हासिल करी है और उसको भी लेकर चर्चा हुई है। यहाँ पर आगे 3 साल में भी हुई है, सबके विजन डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और आगे क्या ब्लूप्रिंट रहेगा विधायकों का उस पर बात हुई थी और सभी विधायक अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके जो विकास कार्य है उनको गति प्रदान करेंगे। विधानसभा के 5वें और अंतिम दिन अजय सिंह राहुल विधानसभा पहुंचे और विधानसभा पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि भारत का कानून एक व्यक्ति की मौत की सजा नहीं दे सकता तो अन्य मामलों में कानून की क्या भूमिका रह जाती है। उन्होंने सिंगरौली में हो रही भारी पेड़ कटाई पर भी चिंता जताई और कहा कि वहां पर बीजेपी सरकार हजारों पेड़ काट रही है और वहां कानून अपनी जगह शांत रहता है। अजय सिंह ने संतोष वर्मा के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए और इसके अलावा उन्होंने निवेश और औद्योगिक नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 20 सालों में प्रदेश के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में अब तक केवल 10% भी असर दिखाई नहीं दिया है। अजय सिंह ने अपने विचारों में सरकार की नीतियों और कानून के अनुपालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। देखिए, ऐसा है, साफ समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है हिंदुस्तान में जिसके लिए 100 खून माफ। 6 लाख पेड़ क्या हुआ? आसाम में लाखों पेड़ कट रहे, मुंबई में हजारों एकड़ मिल रहे फ्री में, सिंगरौली में पेड़ कटे। सिंगरौली तो वैसे भी प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे लोगों के ऊपर बयान होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, 20 साल हो गए इनकी सरकार में और अभी तक के इतिहास में जितने इनके कॉन्क्लेव हुए, इन्वेस्टमेंट समिट हुए, हर समिट के बाद पता चलता है कि लाखों करोड़ का निवेश होगा और इतने हजार लोगों की नौकरी मिलेगी। टोटल कर लीजिए, उसका 10% भी कहीं निवेश हुआ हो मध्य प्रदेश में तो बात करें। देखिए, ऐसा है, जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक महिला और एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई और इस घटना में 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत ही मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार भोपाल जनशताब्दी ट्रेन में पुष्पा सेन और साथी नन्ही बाई और शिवानी पटेल अपने 3 बच्चों के साथ मदन महल स्टेशन पर उतरे और इस दौरान वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और रेलवे ट्रैक पार करना आसान समझे। जैसे ही वो ट्रैक पार कर रहे थे, सामने से आ रही मालगाड़ी की चपेट में सभी 6 लोग आ गए और इस हादसे में पुष्पा और 3 साल के बालक राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 महिलाएं और 2 बच्चे सामान्य रूप से घायल हुए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान पुष्पा और राजवीर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है।
हम रेलवे हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर थे, हमारे पास कॉल आया, हमको पता चला कि मदन महल में कुछ दुर्घटना हो गई है। तो उसके द्वारा हम मदन महल स्टेशन पहुंचे तो हमको पता चला कि वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है। तो हम वहाँ से सीधे मदन महल स्टेशन से लेके मेडिकल कॉलेज पे 3 लेडीज़ 3 बच्चों को लेकर आए हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ मेडिकल में इलाज के लिए छोड़ दिए हैं। हमारे पूरा मेडिकल स्टाफ रेलवे से आया है, डॉक्टर साहब आए हैं और सब आए हैं यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद अब यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जानकारी में ये चला कि वो ट्रैक पार कर रहे थे, अभी तो कुछ नहीं पता। एक महिला की उसमें संदिग्ध है। भोपाल से जबलपुर को आने वाली ट्रेन जन शताब्दी से कुछ लोग नरसिंहपुर से चले थे, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे थे। ये लोग मदन महल रेलवे स्टेशन उतर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे न उतर के 2 नंबर पर उतरे, जहां से मालगाड़ी आ रही थी, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 3 महिलाएं 3 बच्चे। एक महिला की डेथ हो गई है, पुष्पा सौंधिया, निवासी नरसिंहपुर, और 30 वर्षीय महिला है। ये जो प्लेटफॉर्म है, गलती से दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतर गए थे, जहां पर से मालगाड़ी आ रही थी, उससे ये एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल आरपीएफ भी स्पॉट पे आ गई है। फास्ट रिस्पांस टाइम के कारण उनको तत्काल मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी सभी सामान्य स्थिति में है और आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद शरीफ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि ये बेहद ही दर्दनाक घटना है और क्या कुछ कहना है। अभी पुलिस की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, शरीफ? बिल्कुल अनीता, मैं बता दूं, पूरा जो मामला है जबलपुर मदन महल रेलवे स्टेशन का पूरा मामला है, जहाँ पर देर रात 11:30 बजे करीब जबलपुर से ट्रेन दुर्घटना के बाद तकलीफ पड़कर 6 यात्रियों के मालगाड़ी की चपेट में आ गए। जहाँ बताया जा रहा है कि जो महिला थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जो अन्य जो घायल में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके 4 वर्षीय जो बालक जिसकी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। ये पूरा जो हादसा था, ये भोपाल से जन शताब्दी ट्रेन से जो यात्री थे, 6 यात्री नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन से चढ़े थे, जबलपुर मदन महल रेलवे स्टेशन में उतरे थे। वहीं ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे करने के बाद ये रेलवे ट्रैक पार करके 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। उसी तरह 2 नंबर प्लेटफॉर्म से जो है मालगाड़ी आ रही थी, जिसकी चपेट में ये लोग आ गए, जिसमें कुछ महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मतलब ये हादसा होने के बाद वहाँ पर चीख पुकार मची, जहाँ पर जो रेलवे ऐसे में रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? मुआवजे को लेकर भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल अनीता, बता दूं, जो अगर बात करें रेलवे प्रशासन, तो रेलवे प्रशासन मौके पे मेडिकल अस्पताल पहुंचा था, जहाँ पर जो घायल लोग थे उनसे मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि जो भी इसको जांच की जाएगी, कार्रवाई जो होगी, जो भी हादसा हुआ, जो पुलिस हादसा उसकी कार्रवाई की जाएगी। और परिजनों से मुलाकात, उनको आश्वासन दिया गया कि उनके रेलवे की तरफ से जो भी सहायता होगी वो की जाएगी। लेकिन लगातार जो आला अधिकारी इसमें निगरानी बनाए हुए हैं, जो घायल है उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अनीता, और इस मामले में अगर पीड़ित परिवार की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग भी है इसमें? और या अगर मैं वहाँ पे स्थानीय नेता की बात करूँ तो क्या उन लोगों ने इस मामले में संज्ञान लिया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए बताऊं मैं, जल्दी से रात में जो हादसा हुआ है, हादसे के बाद सारे आला अधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे इसको बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी हादसे की जाँच करेंगे, हादसा कैसे हुआ। और परिजन थे, जो घायल परिवार वाले से मुलाकात करके उनको लगातार आश्वासन ले रहे हैं कि कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। और कई ना जो नेता लोग हैं, जो यहाँ शहर के जो नेता है, वो भी उनसे मुलाकात करके उनको आश्वासन दिया है, जो भी सहायता उनसे बनेगी वो की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि बेहद ही दर्दनाक घटना हुई है और इस दौरान सुरक्षा में लापरवाही पर अब जांच पड़ताल तेज हो गई है और मदन महल स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला और बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर सिवनी जिले से है, जहां पर एक संदिग्ध घटना सामने आई है। शहर के क्षेत्र में एक शराब दुकान के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक से ही ठेले वाले के सामने वन प्राणी की खाल फेंक दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने खाल और ठेले वाले को अपने नियंत्रण में लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना की वजह और खाल के स्रोतों का पता लगाने के लिए अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि वन्य जीवों की सुरक्षा और अवैध शिकायत रोकने के मामले में लगातार महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी घटना सामने आई है और अब लगातार पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ठेले के सामने खाल फेंका गया है और इस दौरान जो इलाके में था वो हड़कंप मच गया, क्योंकि
सरकार का हर जगह ये कहना है कि हम वन जीवों को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं और अवैध शिकार पर भी लगातार अब जांच हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जीव की खाल फेंकी गई है उसको देखते हुए अब जो है जांच पड़ताल तेज हो गई है। कल शाम को दिनांक 3 दिसंबर 2025 को हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है, अज्ञात व्यक्ति, वो यहाँ पर चट्टी में जो है वन्य प्राणी की खाल लिए हुए उसे बेचने के हिसाब से खड़ा है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, हम मौके पर जो है दबिश दिए, तो हमने देखा कि कोई वहाँ पर अंधेरा था, कोई संदिग्ध व्यक्ति था जो हमें देख के भागने लगा। उसके पास कुछ सामान था, वो नजदीक के ठेले में छोड़ के भाग दिया। हमने उस ठेले को सर्च किया, हम उसे तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उस ठेले को सर्च किया तो उसमें जो है हमें एक खाल मिली। तो क्योंकि प्राथमिक रूप से वो जो हमें देखने में समझ में आया वो वन्य प्राणी की खाल थी, तो हम क्योंकि उस ठेले में मिली थी, इसलिए उस ठेले वाले को भी एक प्रारंभिक पूछताछ के लिए हम अपने कार्यालय लाए और उससे पूछताछ किए। तो उसे भी उसका कोई क्योंकि हमने भी देखा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति ही उसे रख के भाग रहा था। तो जब हम उस खाल को देखे तो वो हमें प्रारंभिक रूप से भेड़की की खाल समझ। मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद बीडी शर्मा आज चंद्रनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विंध्याचल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों और उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़ाया। और इस कार्यक्रम में राजनगर विधायक अरविंद, बीजेपी कार्यकर्ता और आसपास के अनेक नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद से सांसद ने डेली 24 भारत की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक खजुराहो में होने जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि खजुराहो में होने वाली ये बैठक क्षेत्र के विकास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ भाजपा के मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, चंद्रनगर आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज चंद्रनगर में यहाँ पर आया हूँ और धमना है ना ये अपना चंद्रनगर में शिवराजपुर, यहाँ स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम हुआ है। देश के कुछ बड़े लोग आए थे, उन्होंने वृक्षारोपण किया है। तो एक अलग प्रकार का मूवमेंट था और वृक्षारोपण करके उनको बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि वो आए और यहाँ पर आए हैं तो एक वृक्ष भी लगाएं। तो उनका मतलब बहुत उनको आनंद आया और उनको बड़ा अच्छा लगा। तो इसलिए मैं यहाँ के प्रबंधन को, आदरणीय पाठक जी से लेकर के हमारे विधायक जी, बाकी सब लोग इस काम में यहाँ लगे और इसके लिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कैबिनेट की बैठक हो रहा है मध्य प्रदेश। कैबिनेट हमारे लिए एक माइलस्टोन है और अब बुंदेलखंड के विकास के लिए वो संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि कैबिनेट जहाँ होगी तो बुंदेलखंड को एक नहीं कई सौगातें मिलेंगी, विकास की नई रफ्तार हमें मिलेगी और बुंदेलखंड आगे बढ़ेगा। खजुराहो मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर के मैंने 377 में लगाया है। अब उसकी जानकारी आएगी। कोई भी सरकारी जमीन या ऐसा की जमीन पर अतिक्रमण है तो दुनिया के लोग आते हैं और अब यहाँ जरूरत है तो ये करना चाहिए और उसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि प्रभावी कार्रवाई होगी। स्वर्गेश्वर धाम को पर्यटन से जोड़ने के लिए क्या पहल होगी? देखिए, बागेश्वर धाम तो स्वर्गेश्वर धाम राजगढ़ पैलेस के पास के अंदर है, शंकर जी होटल के बाजू क्या है वहाँ, ठीक है, उसको लेकर के करेंगे और जो आवश्यक कदम उठाएंगे। चंद्रनगर पहुंचे थे खजुराहो के सांसद बीडी शर्मा जी, आइए जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहा है संचालक के द्वारा। जी, ये आज हमारे यहाँ मुंबई का एक ग्रुप जो ओबराय होटल में रुका हुआ है, उन्होंने हार्दिक इच्छा व्यक्त की कि हम यहाँ कोई कल्चरल गतिविधि करना चाहते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो 70 जो उनके जोड़े आए हैं, 70 दंपत्ति हैं, उन्होंने आज बड़ी वृक्षारोपण किया। इसी कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी भी पधारे, क्षेत्रीय विधायक श्री पटरिया जी और भी गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच आए और ये सफल कार्यक्रम, ये हमारा जो विद्यालय है ये 2007 में स्थापित हुआ। श्री वेद प्रकाश जी पाठक हैं जिन्होंने यहाँ लगभग विद्यालय को 3.5 एकड़ जमीन दान में दी और तब से ये विद्यालय अनवरत रूप से संचालित है। हम अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे विद्यालय को निरंतर सहयोग करते रहें, हम उनके सहयोग के आभारी रहेंगे। धन्यवाद।
स्वर्गेश्वर धाम के पास स्वर्गेश्वर धाम में जो पर्यटन को लेकर लगातार कई बार मांग उठी है, सांसद को अवगत कराया गया है, आप लोग आगे क्या प्रयास करें? आगे अभी सांसद महोदय जी से एक बार चर्चा भी हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि इस संबंध में मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनकी निरंतर चर्चा चल रही है। जैसे भी कोई निराकरण होता है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे वो। अच्छा, कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश की यहाँ पे खजुराहो में होने जा रही है, इसको लेकर क्या? ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि ये जो कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पर हो रही है, क्षेत्र को आशा है कि ऐसे बहुत से कामयाब कामयाब होंगे और सांसद जी भी इस ओर बहुत से प्रयासरत हैं इस क्षेत्र के विकास में। यहाँ पर कई मांगे यहाँ पर पूर्ण होंगे। बिल्कुल 8 और 9 तारीख को मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक खजुराहो में होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समेत कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो खजुराहो पहुंच रहे हैं। होटल की बुकिंग हो चुकी है और पुलिस व्यवस्था भी लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। शक्ति जिले में धान खरीदी केंद्र में अभी तक धान खरीदी का काम शुरू नहीं हो सका है और इसी वजह से किसानों को बार बार धान खरीदी केंद्र का चक्कर लगाना पड़ रहा है। शक्ति जिले की ये स्थिति छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है, जहां पूरे प्रदेश में धान खरीदी का त्योहार चल रहा है और किसान अपने धान का समर्थन मूल्य पर बेचकर खुश हैं। लेकिन डाबर ब्लॉक के सबसे बड़े धान खरीदी केंद्र में इस बार अभी तक काम शुरू नहीं हो पाने से किसान काफी परेशान हैं। सूचना के अनुसार इस केंद्र के प्रभारी अभी भी मेडिकल आवास पर हैं और जिसकी वजह से धान खरीदी में देरी हो रही है। जब किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया तो उनके मौखिक आश्वासन दिया गया है कि सोमवार से धान खरीदी शुरू कर दी जाएगी। ये धान खरीदी केंद्र हर साल लगभग 90,000 क्विंटल धान खरीदा जाता है, लेकिन इस साल 20 दिन बीत जाने के बाद भी यहां पर धान खरीदी शुरू नहीं हुई है और ऐसे में जो किसान हैं वो काफी चिंता में हैं कि आखिर जो अधिकारी हैं वो। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाला उपाध्याय जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है और इस मामले में किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान होंगे, उनका क्या कुछ कहना है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, ये नहीं तो मैम जी। तो क्या कुछ कहना है किसानों का इस मामले में? जी मैम, आपको बताना चाहूँगा, ये शक्ति जिले के डबरा क्षेत्र की चिड़ियागढ़ धान खरीदी केंद्र की है जी, जहाँ अभी 20 दिन हो गया वहाँ धान खरीदी का प्रभारी नियुक्त किया गया था, लेकिन अध्यक्ष का कहना है कि वो मेडिकल लेके चले गए हैं, तो अभी वहाँ कोई खरीदी नहीं हो पा रही है। तो हम किसानों से बात किए तो किसानों ने कहा कि हम लोग लगातार 20 दिन हो गए हैं यहाँ आ रहे हैं और कोई ना कंप्यूटर ऑपरेटर है ना खरीदी प्रभारी, तो हम भटक रहे हैं। बोले कि अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सोमवार तक खरीदी की जाएगी करके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि धान खरीदी केंद्र में देरी के मामले के बाद से किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सोमवार से केंद्र जो है उसको खोला जाएगा और उसके बाद से धान खरीदी की काम जो है वो शुरू किया जाएगा। धमतरी में कांग्रेस की नई जिला अध्यक्ष बनने के बाद से बता दें आपको कि पहला विरोध प्रदर्शन अब सामने आया है। नई जिला अध्यक्ष और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम के बाद से ईडी का पुतला फूंका। कांग्रेस भवन में नया जिला अध्यक्ष का शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक भव्य रैली का आयोजन किया गया और स्वागत और साथ ही अभिनंदन समारोह भी संपन्न हुआ। इसके बाद से गांधी मैदान में नवनियुक्ति जिला अध्यक्ष ने विरोध स्वरूप ईडी का पुतला जलाकर अपना विरोध का इजहार किया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पुतला फूंककर केंद्र सरकार की नीतियों और एजेंसियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। जी, जो हमारे पूर्व की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो ईडी की कार्यवाही हुई है, उस मुद्दे पर नेशनल हेराल्ड के केस के मामले में जो ईडी की जो कार्यवाही हुई, उस मामले में आज हम पूरे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के साथ हम आज पुतला दहन किए हैं। और निश्चित रूप से ये जो ईडी की कार्यवाही जो चल रही है वो एक द्वेष भावना से किया जा रहा है और ये हम जो पुतला दहन कर रहे हैं, ये बिल्कुल जब तक हमको इसमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और बिल्कुल जमीन से सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा जो सरकार की जो जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ हम
लड़ाई लड़ते रहेंगे। सभी कांग्रेसी सभी पदाधिकारियों के साथ हम मिलके आज ये पुतला दहन किए। जी। दतिया के कोतवाली थाना पुलिस के हरदौल मोहल्ले में एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई है। 2 बाइक सवार युवकों ने एक घर के बाहर हथियार से फायरिंग की और ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद से पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फरियादी संजीव ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दोपहर लगभग 12 बजे घर में सो रहे थे और तभी बाहर कट्टा चलने की आवाज सुनाई दी। जब वो बाहर निकले तो देखा कि दीपक कुशवाहा और किशन कुशवाहा बुलेट बाइक पर घर के बाहर से गुजरते हुए गाली गलौज कर रहे थे और फायरिंग कर दी। और इस घटना के बाद से इलाके में जो वो हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखेड़े ने सुबह रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ठंड में रात बिताने वाले जरूरतमंद लोगों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी जबरदस्ती बाहर ना निकलने दिया जाए और किसी को पर्याप्त गर्म बिस्तर, कंबल, चादर और गद्दे उपलब्ध हो। उन्होंने परिसर की सफाई और स्वच्छता की स्थिति को निरीक्षण किया और जरूरतमंदों के लिए भोजन समय पर उपलब्ध हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरे में आने वाले हर व्यक्ति गरिमा और सुरक्षा के साथ रात गुजारे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दतिया प्रशासन का ये लक्ष्य है कि ठंडी रात में कोई भी व्यक्ति बिना आश्रय और सहारे के ना रहे। और इस निरीक्षण से प्रशासन की संवेदनशीलता और जरूरतमंदों के लिए लगातार यहां पर तैयारियों की झलक देखने को मिली। गरियाबंद जिले में पीएम जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे हैं और कई जगह काम पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। खास करके छूरा ब्लॉक के कई गांव में देखा गया है कि निर्माण कार्य अधूरा है। कुछ जगह काम जारी है लेकिन अधिकांश लोगों को अभी तक इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण ग्रामीण जनता को पानी पीने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पीएचई विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए जनता की समस्याओं की कोई भी चिंता नहीं है और केवल कार्यालय में बैठकर काम किया जा रहा है। अधूरे पड़े पानी की टंकी और पाइपलाइन देखकर ये भी संदेश जताया जा सकता है कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की संभावना है और इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव के समय जनता को केवल वोट के लिए याद दिलाया जाता है लेकिन उसके वास्तविक मुद्दे पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कई गांव में निर्माण कार्य बंद या फिर अधूरे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही अब पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली गई है जिसमें कई जनजाति के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में जिला ब्यूरो ने पीएचसी के जिला अधिकारी और एसटीओ से फोन के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के सागर जिले में कलेक्टर संदीप जी.आर. ने बता दें कि बालक और बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया जिसमें छात्रावास में चल रही अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। निरीक्षण की शुरुआत बालक छात्रावास से हुई जहां पर कलेक्टर ने परिसर की साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता और वाटर फिल्टर की स्थिति की बारीकी से जायजा लिया। पानी की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर उन्होंने प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि खुद पानी पीकर उनकी गुणवत्ता की पुष्टि करें। जिसके बाद से कलेक्टर बालिका छात्रावास पहुंचे जहां पर मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि स्कूल से लौट रही छात्रों ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने भोजन को बहुत ही खराब बताया। रोटियां अक्सर अधूरी या फिर कच्ची रहती है, ये उनका बयान है लड़कियों का। और उन्हें छात्राओं से पर आरोप लगाया कि अधीक्षक और झाड़ू लगवाने के लिए भी गेहूं बीनने जैसे काम करवाती हैं। तो जहाँ पे भी जैसा कोई इशू आएगी जो पर्टिकुलर आया, जैसे पर्टिकुलर गेहूं का या कोई खाना अच्छा नहीं बनने का, और संबंधित विभाग को निर्देश भी दिया गया है और एसडीएम साहब और बीओ मैडम को भी ये बताया गया है कि वो आके इधर खाना भी खाएंगे उनके साथ अगले सोमवार को आके। तो चीज़ों को हम लोगों ने इंश्योर किया कि उस चीज़ों को भी बेहतर हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को पढ़ाई करके अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेस में जाने की ज़रूरत है। उनको उसका सिलेबस, उसके क्वेश्चन पेपर्स इत्यादि का वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, ये हमारा मंशा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।